मैं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत MA, सहायक प्रोफेसर कितनान, कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल। 6 अक्टूबर 6/10/2020 ईस्वी। प्रिय छात्रों, शास्त्री तृतीय खंड, भाषा विज्ञान व्याकरण विभाग। कुछ रह गया है। विषय है आज का ध्वनि विज्ञान। ध्वनि क्या है? भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है और ध्वनि की प्रधानता होता है। ध्वनि के अभाव में भाषा की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और जैसा हमने देखा है कि भाषा विज्ञान का विषय ध्वन्यात्मक भाषा ही है, इसीलिए सर्वप्रथम ध्वनि का विवेचन आवश्यक है। ध्वनि के 3 पक्ष हैं: उत्पादन, पहला, दूसरा संवहन और तीसरा ग्रहण। इनमें उत्पादन और ग्रहण का संबंध शरीर से है और संवाहन का वायु तरंगों से। वक्ता के मुख से निश्चित ध्वनि श्रोता के कान तक पहुँचती है। ध्वनि के उत्पादन के लिए वक्ता जितना आवश्यक है उतना ही उसके ग्रहण के लिए श्रोता आवश्यक है। किंतु वक्ता और श्रोता के बीच यदि ध्वनि के संवाहन का कोई माध्यम न हो तो उत्पन्न ध्वनि भी निरर्थक हो जाएगी। यह कार्य वायु तरंगों के द्वारा सिद्ध होता है। ध्वनि का उत्पादन या ग्रहण कैसे होता है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए शरीर का थोड़ा ज्ञान आवश्यक है। ध्वनि का संवहन वाला पक्ष भी तब तक अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक कि भौतिकी का थोड़ा बहुत ज्ञान न हो। बोलते तो सभी हैं, पर कैसे बोलते हैं इसका उत्तर देना सबके लिए आसान नहीं है। ध्वनि कहाँ से कैसे उत्पन्न होती है, यह शरीर विज्ञान से परिचित व्यक्ति ही अच्छी तरह समझ सकता है और शरीर विज्ञान से परिचित ध्वनि भी तब तक इसे नहीं बता सकता कि जब तक उसने इस पर ध्वनि विज्ञान की शिक्षा से विचार न किया हो। कारण कि शरीर विज्ञानी की दृष्टि ध्वनि विज्ञानी की दृष्टि से भिन्न होती है। ध्वनि विज्ञान के प्रसंग में वागेंद्रिय या हासेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ हुआ कि वाक अथवा भाषण की कुछ खास इंद्रियां हैं। किंतु हमारे शरीर में वागेंद्र या भाषेंद्र नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि है भी तो केवल कान, क्योंकि उसका उपयोग
भाषा के ग्रहण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भाषा या बोलने का काम उन अंगों का इंद्रियों से लिया जाता है जिसका प्रधान उपयोग जीवन धारण के लिए होता है। उदाहरण के लिए मुंह खाने के लिए है, नाक सांस लेने के लिए, आगे दांत भोजन को काटने, और बगल जिसको टोवे कहते हैं वे पीसने के लिए। जीव भोजन की ग्राह्यता और अग्राह्यता या स्वाद का निर्णय करती है। होठ फाटक का काम करते, अन्यथा सोते समय द्वार खुला पाकर कोई भी कीड़ा मकोड़ा मुंह में घुस सकता है। प्रकृति ने इसका ध्यान रखा है कि सोते समय भी मनुष्य निरापद रूप में सो सके। इसीलिए मुंह पर होठों का फाटक लगा दिया है जो सोने पर आपसे आप बंद हो जाते हैं, और आँखों पर पलकों का आवरण डाल दिया है जो नींद आने पर आँखों को ढक लेती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन इंद्रियों से हम बोलने का काम लेते हैं उनमें कोई भी केवल बोलने के लिए नहीं बनी। इसीलिए वागेंद्री शब्द को गौण अर्थ में ही प्रयुक्त मानना चाहिए। इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अनेक इंद्रियां हैं जिनसे हम दोहरे काम लेते हैं। एक और उनसे जीवन धारण होता है और दूसरी ओर ध्वनि की उत्पत्ति भी, जिससे भाषिक व्यवस्था संभव होती है। तो इस तरह से ध्वनि विज्ञान, ध्वनि क्या है, ध्वनि का महत्व क्या है, प्रधान क्या है, ये सब ध्वनि का काम है। वागेंद्रियों की स्थिति और कार्य को ठोक से समझने के लिए शारीरिक रचना एवं क्रिया का थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से मानव शरीर निम्नलिखित तंत्रों में विभाजित किया जाता है। कुछ इस प्रकार है। पहला अस्थितंत्र। अस्थितंत्र हड्डियों का ढांचा है जो शरीर के लिए आधार का काम करता है। दूसरा है पेशी तंत्र। पेशी तंत्र से अंगों के आत्मन प्रसारण, मुड़ने फैलाने का काम लिया जाता है। तीसरा है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया द्वारा जीवन धारण में सहायक होता है। चौथा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन के पाचन और शरीर के पोषण का साधन है। पांचवा है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र पर रक्त संचार का भार है। छठवां है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का संबंध मत निष्कासन से है। सातवां है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र पर संवेदन या ज्ञान का उत्तरदायित्व है। आठवां है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र शरीर के संचालन के लिए
भीतर ही भीतर कुछ रासायनिक तत्वों की व्यवस्था करता है। नवम है जनन तंत्र। जनन तंत्र का संबंध संतानोत्पत्ति से है। इन तंत्रों के कार्यों पर ध्यान देने से दो ही तंत्र ऐसे दिखते हैं जिसका संबंध भाषण से भी है, और वे है श्वासन तंत्र या पाचन तंत्र। वस्तुतः श्वासन तंत्र और पाचन तंत्र बाहर और भीतर के छोरों पर ही एक दूसरे से अलग हैं, अन्यथा बीच में कंठ के पास मिलते हुए हैं। नासिका से भीतर खींची गई श्वास वायु और मुख से भीतर गया भोजन कुछ दूर तक ही मार्ग से जाते हैं, किंतु गले के नीचे उतरने पर उनके मार्ग भिन्न हो जाते हैं। श्वास वायु श्वास नली की सहायता से फेफड़ों में पहुंच जाती है और भोजन नली की सहायता से अमाशय में। यदि धोखे से भोजन श्वास नली में पहुंच जाए तो तत्काल मृत्यु हो सकती है। इसीलिए प्रकृति ने भोजन नली के द्वार पर एक आवरण दे रखा है, जो भोजन निगलते समय श्वास नली के मुख को बंद कर देता है। इससे भोजन श्वास नली में न जाकर सीधे अमाशय में चला जाता है। जब कभी भूल से कोई कण श्वास नली के द्वार पर पहुंचता है तो तत्क्षण भीतर से वायु उसे बाहर फेंकने का प्रयास करती है, जिससे लोग सरकना कहते हैं। तो श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अवयव भाषण के काम में आते हैं। नासिका, विवर, स्वर तंत्र और फेफड़े पाचन तंत्र के जिन अवयवों से हम भाषण का काम लेते हैं वे हैं मुख विवर और ग्रसनिका या गलबिल, गले का छेद। इस प्रकार इन दोनों तंत्रों के कुछ अवयव भाषण की उत्पत्ति में सहायक लेते हैं, जिन्हें वागींद्र या भाषेंद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। ध्वनियों के उत्पादन के लिए इनमें किससे क्या सहायता मिलती है, यह जानने के लिए इसका स्थूल परिचय आवश्यक है। क्या मिनट में है? फेफड़े मनुष्य जब तक जाती है तक श्वास की क्रिया निरंतर चली जाती है। नींद में बहुत सारे व्यापार बंद हो जाते हैं, फिर भी यह व्यापार बंद नहीं होता। कीजिए 5.6 जो स्वरतंत्र श्वास नली के उपरिभाग में स्वरतंत्र नाम का एक अवयव है, इससे फेफड़े से निकलती हुई वायु स्वरतंत्र से होकर ही बाहर जाती है। स्वरतंत्र के बीच होठों से आकर की जो मांसल झिल्लियाँ हैं जिन्हें स्वरतंत्र कहते हैं, ग्रसनिका। तीसरा, ग्रसनिका का दूसरा और प्राचीन नाम गलबिल है, जिसकी स्थिति कंठ छिद्र के ऊपर और मुख के नीचे है। आईने में मुख खोलकर देखने से गले की पिछली दीवार दिखाई देती है, वह ग्रसनिका की ही दीवार है।
चारि मुख है। ध्वनियों के उत्पादन में मुख का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण योग है। केवल मुख नो कह करके मुख विवर कहना अधिक उपयुक्त है। मुख विवर में ऊपर गोलाकार छत है और नीचे जिह्वा। छत के 3 भाग किए जा सकते हैं। सबसे पीछे कोमल धातु है, जिससे एक छोटा सा मांसपिंड लटकता दिखता है। इस मांसपिंड को अतिजिह्वा या काकल कहते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में यदि किसी इंद्रिय का सबसे अधिक उपयोग होता है तो जिह्वा का। जिह्वा के भी 4 भाग माने गए हैं। जिह्वा का पिछला भाग जो कोमल तालु के सामने पड़ता है, जिह्वा पृष्ठ कठोर तालु के सामने, जिह्वाग्र दंतकूट के सामने और जिह्वा का अग्रिम छोर मुख विवर की अनेक आकृतियों तथा कोमल तालु जिह्वा होठ आदि के संचालन से बहुत सारी ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। कुछ 5म है नासिका विवर। अंतिम है इसका। नासिका और मुख की छत के बीच जो रिक्त स्थान है उसे ही नासिका विवर कहते हैं। कोमल धातु और अंत जिह्वा को ऊपर नीचे करके नासिका विवर को पूर्णतः या अंशतः खोला या बंद किया जा सकता है। नासिका का उपयोग अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में होता है। प्रिय छात्रों, भाषा विज्ञान में आज का विषय हुआ ध्वनि विज्ञान महत्वपूर्ण है। जितने कहें इसको देखना है।